सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम एग्रीकल्चर है पढ़ रहे थे। यह हमारा 4th पार्ट रहेगा इस चैप्टर में। क्रॉपिंग पैटर्न का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमने मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स पढ़ेंगे, यानी वो फसलें, वो क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, इसीलिए फूड क्रॉप्स कहा। लेकिन वो ग्रेन नहीं है, यानी दाने नहीं है। जैसे चावल दाना होता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या होता है? दाने होते हैं। तो दाने के अलावा कौन से और खाने वाले क्रॉप्स हैं वो हम देखेंगे। पहला इसमें देखना है हमको शुगर केन यानी गन्ने को। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो जो आपका शुगर केन है वो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? जैसे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जा रहा है, यहां से लेकर इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर से अगर हम ले लें तो इसके बीच का जो एरिया है सारा, ठीक है, ये वाला। और ये जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपका है यहां से, और इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे से हम ले लेंगे इस तरह से, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपका कौन सा एरिया कहलाएगा? ट्रॉपिकल आपका हो जाएगा ये वाला। और ये जो उसके ऊपर वाला है लाइट ऑरेंज कलर है, जहां लिखा हुआ है नॉर्थ टेम्परेट जोन, तो ये जो आपका टेम्परेट जोन होता है जिसे हम सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं, तो ये सब आपका सब ट्रॉपिकल है, ये वाला भी। और नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला भी आपका सब ट्रॉपिकल। तो गन्ना पूरा ये आपका अर्थ है, यहां से लेकर पूरा यहां तक शुगर केन। तो इस पूरे एरिया के अंदर आप गन्ने को ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप कहा गया। इट ग्रोज वेल इन हॉट humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degree and an annual rainfall between 75 and 100 सेंटीमीटर। तो जो शुगर केन आपका है वो अच्छे से कहाँ ग्रो होगा? जहां का एटमॉस्फेयर थोड़ा ह्यूमिड होगा, यानी उसमें नमी होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी जो आपकी एयर होगी उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और टेम्परेचर इसका 21 से 27 डिग्री होना चाहिए, और जो बारिश इसको रिक्वायर्ड है वो 75 टू 100 सेंटीमीटर साल भर के अंदर होनी चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अगर बारिश ज्यादा नहीं हो रही है तो इस उसकी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, चाहे ट्यूबवेल हो जाए या नहर के जरिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम। ये अलग अलग तरीके की मिट्टी पर ग्रो की जा सकती है, और इसमें मैनुअल जो है लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी एक आदमी को बाकायदा इसके अंदर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी बोने से लेके काटने तक एक आदमी को अच्छी खासी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है जो गन्ने को सबसे ज्यादा ग्रो करता है। सबसे ज्यादा ब्राजील हो गया, उसके बाद इंडिया के अंदर से सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ शुगर, जिसे, यानी इस शुगर केन का यूज किस में होता है? शुगर बनाने में होता है, चीनी इससे बनती है। और गुड़ के अंदर जिसको जगरी कहते हैं। और खंड सारी, ये एक तरह से जो शुगर होती है रिफाइंड अनरिफाइंड शुगर होती है, यानी इसमें शुगर बनाने के लिए और भी चीज मिलाई जाती है तब जाके शुगर बनती है। तो बिना मिलाई हुई चीजें जो थोड़ा येलो कलर की ये होती है खंड सारी, ये भी एक तरह से चीनी होती है। जो आपका जनरल शुगर होती है वो हेल्थ के लिए आपके बड़े नुकसान करती है, इसीलिए इसको व्हाइट डेथ भी कहा जाता है, यानी व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है इस शुगर को। तो ये जो खंड सारी होता है ये थोड़ा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए आपके इतना नुकसान नहीं करता, इसीलिए बहुत सारे यूज करते हैं। एंड मोलासेस। मोलासेस क्या होता है? जब गन्ने का रस निकाला जाता है तो उसके बाद शुगर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसके, तो उसमें एक बॉइलिंग भी होता है। तो पहली बार इस गन्ने का रस को जब हम बॉयल करते हैं, पकाते हैं, तो उसमें जो चीज बनता है लिक्विड फॉर्म में, उसको मोलासेस कहते हैं। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है वो आपका यूपी हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब हम बात कर लेते हैं ऑयल सीड्स की, यानी वो बीज जिसके हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसको इसीलिए नॉन ग्रेन्स के अंदर रखा गया। आप कहेंगे जो सीड होती है वो भी एक दाने की तरह होती है, लेकिन ये हमारे ऑयल निकालने के पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो मेनली इसको हम ग्रेन्स के अंदर ना रख के, इसके चूंकि हम जनरली ऑयल यूज करते हैं, इसीलिए इसको हमने नॉन ग्रेन्स के अंदर रखा हुआ है। इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया आता है ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में, यानी सबसे ज्यादा मूंगफली जो है वो चाइना के अंदर पैदा होती है, उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर होती है। इन रैप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016।
तो रैप सीड के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये भी एक तरह की ऑयल सीड होती है। तो तीसरे नंबर पे है इंडिया, अगर 2016 के हम रिकॉर्ड देखें कनाडा और चाइना के बाद, यानी कनाडा और चाइना सबसे ज्यादा ये रैप सीड का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इंडिया आता है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ कंट्री। तो ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके की जो ऑयल सीड्स ग्रो की जाती हैं वो लगभग 12% है टोटल जितने भी तरह के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। यानी अगर जितनी भी तरीके के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उनको हम 100% मान लें तो 12% तो खाली ऑयल सीड का ही हम ग्रो करते हैं। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट। जो ज्यादातर जो ऑयल सीड जो मेन है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आपका ग्राउंडनट हो गया यानी मूंगफली हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों हो गया, सरसों का तेल आपने सुना होगा, कोकोनट हो गया, नारियल वाला हो गया, सीसामम हो गया जिसको हम तिल का तेल कहते हैं, सोयाबीन का तेल, और कास्टर सीड हो गया, कॉटन सीड हो गया यानी कॉटन की बीज से इससे भी ऑयल निकाला जाता है, लिन सीड यानी अलसी, आपने सुना होगा अलसी के तेल के बारे में, तो लिन सीड इसको अलसी का तेल हिंदी में कहते हैं, एंड सनफ्लावर। तो इन सब की जो सीड है इससे ऑयल निकाले जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। तो बहुत सारे इसके अंदर जो हमने बात की ऊपर वो खाने वाले होते हैं, यानी इसको हम यूज कर सकते हैं खाने की तरह, इसीलिए इसको खाने के अंदर भी डाला जाता है पकाने के टाइम। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointment. लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जिनको हम सोप बनाने यानी साबुन बनाने और कॉस्मेटिक्स यानी आपका ब्यूटी वाले जो सामान होते हैं उसको बनाने के अंदर, और ऑइंटमेंट्स यानी आपके जो मरहम होता है चोट वगैरह लग जाती है उसके बनाने के अंदर इन ऑयल्स को यूज करते हैं। अब रॉ मटेरियल वर्ड आपके बार बार आता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वैसे हिंदी में अगर कहें तो कच्चा माल होता है, यानी किसी चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आपको चाय बनाना है तो आपका दूध हो गया, चाय पत्ती हो गई और चीनी हो गई, ये क्या कहलाएंगे? टी बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल है, इससे हम टी बनाएंगे। तो इसी तरीके से जहां पर भी रॉ मटेरियल आए तो समझ लीजिए कि ये कच्चे माल की तरह यूज होते हैं, यानी इनका इस्तेमाल होता है किसी चीज को बनाने में। जैसे शुगर केन आपके शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। ग्राउंडनट इज खारिफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। ग्राउंडनट को यानी मूंगफली को हम खारिफ सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, और जितनी भी बड़े बड़े तरीके की जो ऑयल सीड्स हैं यानी जो मेन हमने ऊपर पढ़ा उनमें 50% तो ग्राउंडनट ही हम ग्रो करते हैं, बाकी बचे 50% में और जो दूसरे तरीके की सीड्स हैं उसको हम ग्रो करते हैं। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट। सबसे ज्यादा जो ग्राउंडनट प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? गुजरात में, उसके बाद राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, अगर 2016-17 का रिकॉर्ड हम देखें तो। लिंसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स, यानी आपका जो अलसी हो गया और सरसों है ये राबी सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है इसीलिए राबी क्रॉप है। सीसामम यानी तिल का जो तेल होता है वो खारिफ क्रॉप है नॉर्थ के अंदर, यानी इंडिया के जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ इंडिया, उसमें ये खारिफ सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है इसीलिए खारिफ क्रॉप के अंदर आ जाता है। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो ये रबी सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है इसीलिए एक रबी क्रॉप है, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इन एरियाज के अंदर ये रबी क्रॉप कहलाता है। कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ हैज रबी एंड खारिफ क्रॉप। तो कास्टर सीड की भी हम बात करें तो ये दोनों तरीके से रबी और खारिफ क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। अब कहां किस रीजन में ग्रो कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। टी टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी क्या है? एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उसी समय पढ़ लिया था कि जो बहुत बड़े लेवल पर अगर किसी प्लांट को ग्रो किया जाता है और भी सारी चीजें उसमें, तो प्लांटेशन के अंदर आता है। तो टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो ये एक बेवरेज क्रॉप है, यानी इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाय हम पीते हैं ना यार, खाता तो कोई नहीं है। और ब्रिटिशर्स इसको पहले लेकर आए थे, वो यूज करते थे, फिर हम लोग यूज करने लगे। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। तो आज ज्यादातर जो टी प्लांटेशन है उनके मालिक वो इंडियन ही हैं, कुछ बाहर के भी हैं लेकिन ज्यादातर इंडियन है। द टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स endowed with a deep and fertile well drained soil rich in humus and organic matter। तो जो टी प्लांट है उसको जब ग्रो किया जाता है, पौधा लगाया जाता है, तो अच्छे से कहाँ ग्रो होगा? आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। इसको मैंने दिखा दिया मैप से कि कौन सा एरिया होता है। तो वहां का जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल,
उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो अच्छे से यहाँ ग्रो होगा। और क्या रिक्वायरमेंट होती है? डीप और फर्टाइल, यानी जो मिट्टी होगी उसकी लेयर मोटी होनी चाहिए, बहुत गहराई तक मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि और नीचे जाएंगे तो पत्थर आने लगता है। तो मोटी लेयर होनी चाहिए और फर्टाइल होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छे खासे मिनरल होने चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी सूखी हुई अच्छी खासी वो सूखी मिट्टी होनी चाहिए। रिच इन ह्यूमस, यानी जो प्लांट वगैरह जो सड़ जाते हैं तो वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए उसके अंदर। और दूसरी तरीके के ऑर्गेनिक मैटर यानी बैक्टीरिया वगैरह या और तरीके के जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो होने चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो इसकी जो टी की जो झाड़ियां हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी अब प्लांट जब बड़ा होने लगता है और उसमें ग्रोथ हो जाती है तो उसको वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, यानी गर्म मौसम की जरूरत पड़ती है। और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, यानी नमीदार हो। देखिए दो वर्ड आपको बड़ा यूज हो रहे हैं इसके अंदर, ह्यूमिड और मॉइस्ट। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों एक ही जैसा है। अगर हिंदी देखेंगे तो दोनों में नम ही होता है, मॉइस्ट मतलब भी नम और ह्यूमिड मतलब भी नम होता है। लेकिन अगर मॉइस्ट क्लाइमेट लिखा है इसका मतलब हवा के अंदर, एयर के अंदर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, यानी ऑटोमाइज्ड स्टेट के अंदर होता है। बहुत छोटे छोटे पानी के पार्टिकल होते हैं लेकिन वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, एयर के अंदर प्रेजेंट। तब हम कहेंगे कि मॉइस्ट। और ह्यूमिड तब वर्ड यूज किया जाता है जब पानी गैस की स्टेट में हो, यानी भाप की शक्ल के अंदर एयर के अंदर मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि ये ह्यूमिड है। तो क्लाइमेट कौन सी जरूरत है यहां पर? मॉइस्ट क्लाइमेट की जरूरत होगी। और फ्रॉस्ट फ्री, यानी ठंडा मौसम नहीं जरूरत है इसको, पूरे साल भर ठंडा नहीं मौसम चाहिए, इसको गर्म मौसम चाहिए और मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। तो बारिश की इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि एक महीने तो खूब बारिश हो गई उसके बाद कई महीने तक बारिश नहीं हुई। महीने महीने पर रेगुलर बेसिस पे बारिश होती रहनी चाहिए पूरे साल तक, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। उसकी टिंडर लीव्स, यानी उसकी जो कोमल पत्तियां हैं, बहुत नाजुक पत्ती होती है इसकी, तो इसीलिए इसको टिंडर लीव्स कहा, यानी बहुत सॉफ्ट सी इसकी पत्तियां होती है, वो अच्छे से ग्रो हो सके इसके लिए बारिश उसको रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी टी की खेती करने के लिए आपको मजदूरी की बहुत जरूरत पड़ती है, मजदूर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लेबर इंटेंसिव इसको कहा गया। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, इनको बहुत ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है खेती के लिए इसकी, और सस्ते में मिलना चाहिए, यानी मजदूर ऐसे होने चाहिए जो कम पैसे पे काम करें। और स्किल्ड लेबर, यानी उसको टी प्लांटेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं की भी कोई भी आदमी को उठाया और लगा दिए काम में, उसको बाकायदा नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए इस काम के लिए। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इज फ्रेशनेस, यानी टी की जो प्रोसेसिंग होती है, यानी पत्ती से जो हम चाय पत्ती जो यूज करते हैं उसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपका वही गार्डन से स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वहां से तोड़ेंगे कहीं ले जाएंगे उसको रखेंगे तो उसमें हो सकता है उसकी फ्रेशनेस जो है वो खत्म हो जाए, तो वो फ्रेशनेस उसकी बाकी रहे, ताजगी उसकी बाकी रहे, इसलिए गार्डन में ही हम बनाना शुरू कर देते हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जहां पर ज्यादा टी की खेती होती है वो आपका आसाम हो गया, हिली एरिया आपका दार्जिलिंग का हो गया, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी क्या है, ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, यहां पर भी टी की खेती होती है। इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो 2016 का रिकॉर्ड देखें तो चाइना के बाद हमारा इंडिया आता है जो सबसे ज्यादा टी की खेती करता है, टी का प्रोडक्शन करता है। कॉफी, इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफी है वो अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो कॉफी की एक वेराइटी जो कि अरेबिका वेराइटी है जिसको यमन से लाया गया था, ये सऊदी अरब के पास एक कंट्री है यमन, वहां से लाया गया था। उसके बाद हम इंडिया के अंदर भी इसकी खेती करना हमने शुरू कर दिया। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुधान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो शुरुआत के अंदर इसकी खेती कहां से स्टार्ट हुई थी? बाबा बुधान हिल के अंदर, यानी यमन से लाया गया और यहां पर खेती शुरू की। लेकिन आज की डेट में भी अगर हम आज के टाइम में देखें तो ये सिर्फ नीलगिरी कर्नाटका के अंदर और केरला तमिलनाडु के अंदर ही इसकी खेती होती है, यानी अभी भी हमने और जगह पर इसकी खेती स्टार्ट नहीं की, जबकि इतनी डिमांड है उसके बावजूद भी।
इन्हीं 2-4 जगह पर ही हम इसकी खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। In 2016, India was the second largest producer of the fruit and vegetable in the world after China. 2016 का हम देखें तो चाइना के बाद इंडिया आता है जहां पर सबसे ज्यादा फल और सब्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी यहां पर ग्रो किया जाता है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो यहां पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट फल को की खेती की जाती है, यानी वो फल जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, और जो टेम्परेट एरिया के अंदर, यानी जो सब ट्रॉपिकल आपका एरिया है उसको टेम्परेट भी कहते हैं, वहां पर जो फल हैं पाए जाते हैं वो सब हमारे इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र। तो मैंगो कहाँ के? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, यानी संतरे की हम बात करें तो नागपुर और चिरापुंजी जो कि मेघालय के अंदर है। बनानास की बात करें तो केरला के, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इसकी हम लोग खेती करते हैं। लीची और गुआवा यानी अमरूद, लीची और अमरूद उत्तर प्रदेश के, खासतौर से इलाहाबाद के हमारे शहर के बड़े मशहूर हैं लाल वाले अमरूद। और बिहार, यानी लीची गुआवा कहां पर ग्रो किया जाता है ज्यादा? उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। पाइन एप्पल आपका मेघालय के अंदर, ग्रेप्स आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदर। एप्पल पियर्स यानी सेब हो गया और नाशपाती हो गया। और एप्रिकॉट्स यानी खुबानी एंड वॉलनट्स यानी अखरोट कहाँ के मशहूर हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इन सब की अलग अलग जगह जिन फ्रूट्स की हमने बात की आर इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन सब की डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीस, यानी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें ग्रो की जाती हैं वो कौन सा हो गया? आपका पीस हो गया, मटर हो गया। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, अनियंस हो गया प्याज आपके, कैबेज हो गया यानी बंद गोभी, टोमेटोज हो गए टमाटर, ब्रिंजल यानी बैगन हो गया, एंड पोटैटो यानी आलू। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको देखनी है या इसी सब्जेक्ट के और चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कमेंट में भी पोस्ट कर देता हूँ, वहां से आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं तो सारी वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएंगी। सबसे टॉप पर सबसे नई और सबसे नीचे सबसे पुरानी वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।